Good morning, students. Welcome. Today we are going to deal with the lesson from your 12th English textbook 1.8 Voyaging Towards Excellence. चलिए सबसे पहले आइस ब्रेकर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दी हुई है पहली एक्टिविटी आपको। There are different ways to travel from one place to another for different purposes. Discuss with your partner and match the words given in table A with their meanings in table B. Here the words are the first one, cruise. Now to which word they are matching we will see, but first of all let us read all the words. फर्स्ट है यहाँ पे क्रूज, सेकंड एक्सपेडिशन, थर्ड है यहाँ पे कैंप, देन ट्रिप, देन एक्सकर्शन, देन पिकनिक और लास्ट में है वोयाज। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो पेयर बनती है तो वो मीनिंग भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं इनको। पहला है यहाँ पे अ लॉन्ग जर्नी, अ शॉर्ट विजिट टू एन आउटडोर प्लेस वेयर पीपल सेलिब्रेट, एंजॉय एंड ईट मील्स। थर्ड है अ ब्रीफ प्लेजर आउटडोर विजिट। फोर्थ अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस विथ अ पर्टिकुलर पर्पज। देन फिफ्थ वन a place usually away from urban areas where tents are erected for shelter. Erected यानी constructed. Then 6, a journey especially by a group of people for a specific purpose. 7th है a journey on a boat or ship to a number of places. चलिए अभी ये कैसे मैच होते हैं इन्हें भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रूज जो है, क्रूज मैच करता है 7 से। तो यहाँ पे 7 वो क्या है 7? क्रूज मीन्स अ जर्नी ऑन अ बोट और शिप टू अ नंबर ऑफ प्लेसेस। देन एक्सपेडिशन, तो एक्सपेडिशन मैच करता है नंबर 6 से। तो 6 क्या है यहाँ पे? अ जर्नी स्पेशली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। देन कैंप, कैंप मैच करता है नंबर 5 से। ये नंबर 5 आपको दिख रहा है यहाँ पे। अ प्लेस यूजुअली अवे फ्रॉम अर्बन एरियाज वेयर टेंट्स आर इरेक्टेड फॉर शेल्टर। कैंप, ठीक है। अभी ट्रिप, तो ट्रिप मैच करता है थर्ड ऑप्शन से। थर्ड ऑप्शन क्या है? अ ब्रीफ प्लेजर आउटडोर विजिट। देन एक्सकर्शन, एक्सकर्शन मैच करता है फोर्थ से। तो फोर्थ क्या है यहाँ पे? अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस विथ अ पर्टिकुलर पर्पज। देन पिकनिक, पिकनिक मैच करता है स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन से। ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन आपको। अ शॉर्ट विजिट टू एन आउटडोर प्लेस वेयर पीपल सेलिब्रेट, एंजॉय एंड ईट मील्स। फिर वो आज बचा पहला, ठीक है। तो पहला वाला क्या है? अ लॉन्ग जर्नी ऑन अ शिप। समझ में आया आपको? चलिए देन सेकंड एक्टिविटी है डिस्कस द फॉलोइंग विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द वेब। क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलेंस, तो कौन सी क्वालिटीज हमें जरूरी है टू गेट एक्सेलेंस? यहाँ पे आपको 2 दिए हुए, एक दिया है विजन, दूसरा दिया हुआ है हार्ड वर्क। अभी यहाँ पे हमें सोचना है बाकी के आंसर। तो यहाँ पे और क्या देख सकते हैं हम? यहाँ पे जैसे हम दे सकते हैं कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन ज़रूरी है, ठीक है ना।
इसके बाद में और एक दे सकते हैं यहाँ पे क्यूरियस नेचर, ठीक है। इसके बाद में और दे सकते हैं यहाँ पे पेशेंस, जैसे यहाँ पे और एक दे सकते हैं वो है सस्टेनेबिलिटी, यानी कोई भी काम जो है वो लगातार करते रहना, कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ऐसे अभी बचे और दो, तो इनको आपको फिल करना है, ठीक है। ये दो मैं नहीं देता आपको, ये आपको कंप्लीट करना है। आपको भी कुछ वर्क चाहिए ना। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, और वो कौन है? वो है अच्युत गोडबोले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्युत गोडबोले इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी एंड इंग्लिश। तो अच्युत गोडबोले जो है उनका वर्क मेनली जो राइटिंग का वर्क है, एज अ राइटर ही हैज़ रिटन मेनली इन मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ही इज़ अ प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक का मीनिंग क्या होता है? प्रोलिफिक का मीनिंग होता है प्रोडक्टिव, यानी वेरियस टाइप ऑफ उनकी राइटिंग्स रही है, इसलिए उनको प्रोलिफिक कहा है यहाँ पे। तो ही इज़ अ प्रोलिफिक राइटर इन वेरियस जनर्स यानी राइटिंग टाइप्स, एंड हैज़ प्रोड्यूस न्यूमरस ओरिजिनल वर्क्स एज वेल एज adaptations of works from other languages into मराठी। तो उन्होंने कुछ ट्रांसलेटर टाइप का वर्क किया है, तो जो दूसरे लैंग्वेजेस में जो वर्क है उसको मराठी में भी उन्होंने लाया हुआ है। हिज राइटिंग स्टाइल इज़ इंफॉर्मेटिव एंड येट वेरी इनफॉर्मल। तो इंफॉर्मेटिव उनकी राइटिंग स्टाइल है, फिर भी एक इनफॉर्मल उनकी राइटिंग स्टाइल रही है, जो कि एक यूनिक उनको आइडेंटिटी दिलाती है। ही बिकेम अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी मुंबई। तो यहाँ पे देखिए एक राइटर है और फिर भी एक तरह से केमिकल इंजीनियर आईआईटी मुंबई से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की हुई है। तो आईआईटी मुंबई जो है वो इंडिया में नंबर 1 का इंस्टीट्यूट माना जाता है, और इस आईआईटी मुंबई में से उनको केमिकल इंजीनियर की डिग्री भी आईआईटी की हासिल है इन 1972, एंड हेडेड टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस इन कंपनीज ऑफ ग्रेट रिप्यूट। तो और उन्होंने एक तरह से मैनेजमेंट पोजीशंस भी हासिल की हुई है कई कंपनियों में। एक तरह से वो एक टॉप की रैंक तक जाके पहुँचे हुए हैं और अच्छी खासी कंपनियों में, इसलिए ग्रेट रिप्यूट कहा है। द कंपनी इज हैविंग अ ग्रेट रिप्यूटेशन। नाउ दिस ऑटोबायोग्राफिकल स्केच, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच पेन्ड बाय, पेन्ड यानी रिटन बाय अच्युत गोडबोले, डिपिक्ट्स हिज जर्नी, डिपिक्ट्स यानी डिस्क्राइब्स, ओके, हिज जर्नी फ्रॉम अ मिडिल क्लास स्कूल बॉय टू अ फेमस राइटर। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी जर्नी बताई हुई है। एक सिंपल स्मॉल मिडिल एज स्कूल बॉय से एक फेमस राइटर बनने तक की जर्नी जो है वो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, शेयर की हुई है। ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स। तो एक जनरल मैनेजर की पोस्ट तक वो पहुँचे और उस कंपनी का नाम है पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स। ही हेडेड मेनी अदर रेप्यूटेड कंपनीज एंड लेटर बिकेम अ फेमस राइटर आल्सो। तो कई रेप्यूटेड कंपनीज को उन्होंने हेड किया है और फिर एक फेमस राइटर भी वो एक उन्होंने एक तरह से फेमस हुए वो। द प्रेजेंट राइटअप डिस्कसेस हिज क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस। तो यहाँ पे जो हम उनका जो एक राइटअप पढ़ने वाले हैं, तो पेपर हम जो पढ़ने वाले हैं उनके, तो यहाँ पे एक फेमस राइटर बनने तक की उनकी जर्नी जो है वो उन्होंने बताई हुई है।
साथ ही में क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस यानी अ काइंड ऑफ थर्स्ट फॉर एक्सलेंस। एक्सलेंस कैसे वो एक्सलेंट बने, यानी यहाँ पे एक अच्छे राइटर कैसे बने या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बने, ये उनकी जर्नी यहाँ पे हमें बताती है। हाउ ही डेवलप्ड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, ओके, हाउ ही गॉट दैट थर्स्ट फॉर नॉलेज। He was always hungry for knowledge, to get a new and new kind of knowledge, to acquire the knowledge. How he behaved, what did he do? He discusses at length the ingredients, essentials of success. साथ ही में यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है the ingredients, यानी अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ingredients यानी किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। What are the various ingredients required to be a successful person in one's life, okay, and the ways to achieve it and how we can achieve them. So certainly this lesson is going to be very interesting for us because every one of us craving to be successful in his life, है ना। हम में से हर एक की चाहत है। आप तो अभी स्टूडेंट है तो इसलिए आपको भी लगता है कि हाउ आई कैन बिकम सक्सेसफुल, व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई गेट अ सक्सेस पाथ इन माय लाइफ, ओके। तो ये ज़रूर हर एक के दिल में सवाल होता है कि हाउ कैन आई डू इट। तो यहाँ पे अच्युत गोडबोले का ये लेसन जो है हमें बहुत एक बड़ी सीख हमें देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी लेसन, वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सलेंस। I had a very simple upbringing. We were a lower middle class family. Our 300 square feet house did not even have basic amenities such as a fan, a refrigerator, a geyser, a dining table, or a gas stove. Leave alone an air conditioner or a car. यहाँ पे वो कहते हैं कि आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग, यानी उनकी एक तरह से परवरिश जो है, अपब्रिंगिंग यानी एक तरह से परवरिश, तो उनका चाइल्डहुड जो गुजरा है वो बहुत एक सिंपल छोटे से फैमिली में गुजरा है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली उन्होंने कहा है इसे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। अवर 300 स्क्वायर फीट हाउस, उनका हाउस जो था वो छोटा सा हाउस था, जस्ट 300 स्क्वायर फीट का था वो, तो 1 BHK का वो हाउस होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे डिड नॉट इवन हैव बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ यानी बेसिक फैसिलिटीज़, ठीक है। जो ज़रूरत की चीज़ें हम आज जिन्हें कहते हैं वो बेसिक एमिनिटीज़ भी करीबन उनके यहाँ पे नहीं थी। जैसे फैन हो गया, उसके बाद में रेफ्रिजरेटर हो गया, गीज़र हो गया, डाइनिंग टेबल या फिर एक गैस स्टोव। फिर तो आप ये एयर कंडीशनर और ये कार की तो बात दूर की ही छोड़ दो, लेकिन बाकी चीज़ें जो कॉमन सी चीज़ें जो हर एक घर में दिखाई देती है हमें, वो एक फ़ैन, रेफ्रिजरेटर जैसी चीज़ें भी उनके घर में नहीं हुआ करती थी उनके बचपन के दिनों में। इट वॉज ओनली व्हेन आई एंटर द कॉलेज दैट आई गॉट अ वॉच। तो व्हेन ही वॉज इन कॉलेज एट द टाइम, फर्स्ट टाइम ही गॉट अ वॉच टू वियर एंड वी गॉट अ डाइनिंग टेबल, और तब उनके घर में एक डाइनिंग टेबल आया और एक गैस स्टोव एंड अ गैस स्टोव एट होम, ठीक है। ये चीज़ें जब वो कॉलेज को गए तब उनके घर में नसीब हुई। नेवरदिलेस, लेकिन इनसे उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं नेवरदिलेस, फिर भी। कल्चरली आई हैड अ रिच चाइल्डहुड, very excellent sentence it is that culturally I had a rich childhood। क्या मीनिंग है इसका कि एक तरह से कल्चरल रिचनेस उन्हें नसीब हुआ। तो कल्चरली रिच चाइल्डहुड किसे कहेंगे हम लोग, यहाँ पे आगे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे हम सोचे तो कल्चरली रिचनेस के साथ में एक रिच चाइल्डहुड किसे कहेंगे। तो ये रिच चाइल्डहुड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा स्टूडेंट्स आपको। रिच चाइल्डहुड किसे कहते हैं?
So rich childhood means here a childhood when we get lots of love, well kind of nurture, where our wishes are fulfilled, okay, and we have a good upbringing. The basic facilities they are provided to us, and we are taken care in every possible way. That is a rich childhood. यहाँ पे वो कहते हैं कि कल्चरली आई हैड अ रिच चाइल्डहुड। अभी ये कल्चरली रिच चाइल्डहुड क्यों कहा उन्होंने, उसको एक्सप्लेन आगे में करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि बोले पोएट्स लाइक विंदा करंदीकर। नाउ ये विंदा करंदीकर जो है, विदा करंदीकर, ठीक है, तो ये विंदा करंदीकर ही इज़ आल्सो अ वेरी फेमस मराठी पोएट, जिन्होंने मराठी में से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए हुए हैं बहुत सारे पोएम्स को। जैसे खास करके संत तुकाराम जो है, उनके जो अभंगाज जो है उनको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है, और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको दिया हुआ है। उसके बाद में सेकंड पोएट का नाम लेते वो मंगेश पाडगांवकर, ये भी एक ग्रेट मराठी पोएट है। साथ ही में वसंत बापट, ये भी एक ग्रेट पोएट है, ठीक है ना। यूज्ड टू विजिट आवर होम एंड फॉर आवर्स आई कुड लिसन टू द डिस्कशंस अबाउट पोएट्री एंड लिटरेचर, मराठी एंड इंग्लिश। सो दिस पीपल यूज्ड टू विजिट अच्युत गोडबोले writer's home. They used to come to meet his father, and they would have a great discussion about the literature, particularly English and Marathi literature, about poetry that they would discuss with writer's father. Okay, who they are? They are Vinda Karandikar, Mangesh Padgaonkar and Vasant Bapat. Again he is saying that they used to talk about Keshav Sut. Now here Keshav Sut, okay, again a great poet, Mardhekar, Shakespeare, चार्ल्स डिकन्स एंड थॉमस हार्डी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पोएट का नाम दिया हुआ है, तो उनमें पोएट में नाम है केशव सूत, ठीक है। केशव सूत को आप जानते हैं, कृष्णाजी केशव दामले, ये उनका पूरा नाम है। उसके बाद में मर्ढेकर, बासी मर्ढेकर, जिन्होंने एक तरह से उनकी राइटिंग जो है, these are the rebellion, or again it is an outburst of the feelings where the non-humanitarian purpose was the key motto of the people, and again his outcry was against the industrialization where loss of humanity was particularly. And so Mardhekar, he was famous for. Then Shakespeare, as we know, he is the great dramatist and a poet also. Charles Dickens is also he is also a great novelist and poet, as well as Thomas Hardy, he is also great novelist and poet. Okay, so he is actually influenced. Thomas Hardy was influenced by Yeats, W.B. Yeats, that he was influenced by. Okay, now all these great writers, they were discussed by these fellows, Vinda Karandikar, Mangesh Padgaonkar and Vasant Bapat. They used to discuss about the writings of those people, Keshav Sut, Mardhekar, Shakespeare, Charles Dickens and Thomas Hardy. That was the discussion that they had about. I did not fully understand their discussions in depth, but I was immensely impressed. Immensely impressed means यहाँ पे greatly impressed. So writer Achyut Godbole was greatly influenced. He was greatly impressed with the discussion that they had. Okay, his father used to discuss, and again he was also used to listen to discussion carefully, attentively, that he would listen to. We also were lucky to have, again,
Pandit Kumar Gandharva. Now, who is Kumar Gandharva? He is a Indian classical singer. Again, Pandit Bhimsen Joshi. He is also Indian vocalist from Karnataka. Okay, he is Indian vocalist from Karnataka. And Pandit Jasraj. Okay, Pandit Jasraj, who is he? He is Indian classical vocalist and he was related with Mewati Gharana. Pandit Jasraj was related with Mewati Gharana. Bhimsen Joshi, he was related with Hindustani classical tradition. Okay, and he belongs to Karnataka. Indian vocalist he is known as. And as I told you earlier, Pandit Kumar Gandharva, he belonged to Maharashtra, and again he is also a well-known Indian classical singer. Okay, and Pandit Jasraj visit our place and talk about Indian music till late night or sometimes dawn. Okay, they would discuss about what was the matter of discussion, that was Indian music, and the discussion would go late night or sometimes there would be dawn also, that the discussion would go on up to. This is how and why I developed my interest in literature and music during my school days. And in this way, that was the reason why he developed interest in literature and music during his school days. Okay, I did not even today don't understand the grammar of music, but I began to love it tremendously since then. Okay, now right now also he is not a prolific, actually a well-known singer. Okay, he is not, actually he could not understand the grammar of music also, but he could develop a love for music and literature during his childhood days only because those people used to visit and had a great discussion about literature and music, and that thing had influenced him, and so that he had said that he had culturally a rich childhood. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रुकेंगे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं. एक्चुअली वो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि व्हाट डज रिच चाइल्डहुड मीन, हाउ डू आर्ट्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर एनरिच अवर लाइव्स, व्हाई शुड यू स्टडी एनी सब्जेक्ट. ये क्वेश्चन जो है इनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा आपको. तो आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट अब तक का समझ में आया. सी यू देन, बाय.